कई ऐसे नेता हुए, जैसे चित्रिता जी, मुझे याद है आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड था, है जगन मोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी, तब वो मतलब सर्वमान्य नेता थे। उनके जाने के बाद कांग्रेस वहां एकदम कमजोर हुई, क्योंकि 2 राज्यों में बांटना पड़ा, उन्होंने सब चीजों को थामा हुआ था। इसी तरह आप जयललिता को आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये कुछ नवीन पटनायक को देख लीजिए आप उड़ीसा में, ये कुछ ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनका अपना करिश्मा, पर्सनल करिश्मा बहुत काम करता था। और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में वही रोक रखती है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी एक पर्सनालिटी है, पर अगर आप दूसरी तरफ देखें बीजेपी हर राज्य में मोदी जी का चेहरा उनको आगे रख के ही इलेक्शन लड़ती है। और यही वजह है कि बंगाल में जो स्टेट लेवल इतने बड़े कद के कोई नेता उभर के ही नहीं आ पाए, वो बंगालियत नहीं आ पाई। चाहे शुभेंदु को ले लीजिए, चाहे उनके और भी नेता हैं, सबको ममता के आगे वो कोई नहीं टिकता है और उनको हर बार की तरह मोदी जी का ही सहारा लेना पड़ता है। ये किसी भी राज्य स्तर के लिए, पार्टी के लिए ये कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि स्टेट लेवल में बीजेपी नेशनल में क्या हो रहा है उसका असर स्टेट लेवल पे होता है। अनफॉर्चुनेटली विधानसभा जो है वो दूसरे इश्यूज में लड़ जाते हैं। चुनाव चेंज हो गया चित्रिता जी, बीजेपी नेशनल लीडरशिप के पक्ष में करती है। 100 सीटें, यानी 100 सीटें रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। मोदी जी को सामने रख के इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और क्योंकि स्टेट लेवल और कोई है ही नहीं उनके पास। लेकिन चित्रिता जी, जो रमेश जी कह रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ और आप उस पर और ऐड ऑन करिएगा, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। आप देखिए ना, वो जय श्री राम वाली पार्टी यहाँ जय श्री राम कहते हुए नजर नहीं आई। यहाँ जय माँ काली, जय दुर्गे, ये यहाँ पर नारे लग रहे थे। काबा मदीना आपने देखा। आप यहाँ पर बिल्कुल आजादी वर्सेस पाबंदी। लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी को ये पता चल गया कि जो हिंदुत्व कार्ड वो दूसरे राज्यों में खेल सकती है, वो बंगाल में उस तरह का हिंदुत्व कार्ड खेलना मतलब बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है। यही वजह है कि सनातनी अंत में मछली ले के नॉमिनेशन पेपर भरने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर रैली में भी जा रहे हैं। मछली खाते खाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि बंगाल में आज भी अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये इनिशियल रुझान है, पर बंगाल के कई लोग ऐसे हैं आज भी बीजेपी को अपना पार्टी नहीं मान पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो बाहरी पार्टी है। इसीलिए शायद अमित शाह बार बार कह रहे थे कि बंगाली ही होगा, बंगाली ही होगा सीएम बार। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी थोड़ा रुझानों में 95 में बीजेपी टीएमसी, आप देखिए कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, असम में एक दूरी दिखाई दे रही है। लेकिन आप केरल में देखिए साहब, 64, 64 और 69 यूडीएफ एलडीएफ 64 में शुरुआती रुझानों में बड़े बड़े क्लोज दिखाई दे रहे हैं। डीएमके में तो रुझानों में एक तरफा डीएमके प्लस जा रहा है। मुझे लगता है ये एग्जिट पोल वालों के लिए भी सवाल होगा, क्योंकि किसी ने इतना आकलन नहीं किया था। वो फैक्टर मुझे लगता है जो शुरुआत में मैंने कहा कि टीवी के ने ये जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो कितना बड़े पैमाने पे झटक लिया, वो देखिएगा कुछ देर में यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। 1 मिनट, एक भवानीपुर का हिमानी रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है और धड़कनें भी बढ़ी हुई है। बिल्कुल विकास, एक जो हमारे जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, वो एक बात तो शुरुआती तौर पे रुझानों में दिखाई दे रही है साहब, कि बीजेपी इस फाइट में बहुत क्लोज बनी हुई है। यानी जो जिस तरफ एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, कमोबेश रुझानों में भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। वो निर्णायक स्थिति हमें 2-3-4 घंटे में पता लगेगी, लेकिन क्या यही स्थिति आपको लग रहा है कि सेंस हमें सबसे ज्यादा अगर किसी सीट से मिलेगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये सेंस भवानीपुर से मिलेगा, क्योंकि पहले ये सोचा ही नहीं जाता था कि भवानीपुर में कोई बीजेपी वाला आएगा, चुनाव लड़ेगा, उसको वोट भी मिल जाएगा या वो फाइट में आ जाएगा। इसी परिस्थिति आप पीछे के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो नहीं मिलेगा। लगातार ममता बनर्जी पूरे कोलकाता और उसके एनसीआर, कोलकाता प्रेसिडेंसी, सारी सीटें जीतती रहीं, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थिति नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भद्रलोक बांग्ला वाले पहली बार
वोट डालने के लिए भी बड़ी संख्या में निकले और पहली बार वो परिवर्तन की बात भी कर रहे थे, पहली बार मुद्दों और एजेंडों पर भी वो बात कर रहे थे। नहीं तो वो लोग राजनीति से बड़े दूर रहने वाले कि कौन जाए बूथ पे, झमेला होगा, झगड़ा होगा, हम जाएंगे नहीं। तो और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की लगभग जितनी सीटों पर, जितने इलाकों में मैं गया, सब जगह क्लोज कॉन्टेस्ट, क्लोज फाइट की स्थिति थी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये, एक तो डर और दहशत। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अगर जाके पदम फूल को वोट देगा, टीएमसी जीतेगी तो फिर मारेगा। खुले तौर पे लोग बोलते थे, कैमरा हटने के बाद लोग सामने आकर कैमरे पे नहीं बोलते थे। तो हर जगह ये दिखाई दिया कि यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार पूरा मैदान खाली रहेगा, जिस तरह पिछली बार की 215 सीट बीजेपी 77 पे सिमट कर रह गई। तो वो परिस्थिति इस पूरे चुनाव के दरमियान एक बात विकास, ममता बनर्जी हिमानी ये जानती थी कि ये हिंदू नैरेटिव को कैसे काउंटर करना, इसीलिए उन्होंने देखा दीघा में जगन्नाथ मंदिर है, दुर्गा आंगन की बात है, वो सारा कुछ, यानी वो बीजेपी के हर उनके जो चुनावी रणनीतियां हैं बीजेपी को, उससे भली भांति परिचित थी। इसलिए वो अपने को प्रो मुस्लिम कभी नहीं दिखाना चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी कि मेरे लिए सब बराबर है। उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया। लेकिन एक जो बात है कि जो अभी तक दिख रहा है, 104 पे बीजेपी, टीएमसी 98 पे, सब लोग, क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल में वोटों के लिहाज से मत देखिए, महिलाओं के लिहाज से भी मत देखिए, वहां ग्रामीण पक्ष के लोग, एक तरह से बाता जाता है कि साहब टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। शहरी इलाकों में जो मतदाता हैं वो एस्पिरेशनल क्लास जिसे हम कहते हैं, जो मैं सुन रहा था कि बड़े पैमाने पे बुजुर्ग वहां पर रह गए, नौजवानों को माइग्रेशन करना पड़ता है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो क्लास जो था वहां पर वोट करने की बात कर रहा था। लेकिन रासबिहारी जी, एक बात जो मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा कि केवल पश्चिम बंगाल और असम की बात हम नहीं करते, हमने डीएमके की बात मनोज जी ने शुरू कर दी। केरल फैक्टर आप देखिए ना, केरल में तो बहुत क्लोज चल रहा है साहब। यानी जो हम कह रहे थे साहब पिनरी विजयन के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उसको यूडीएफ अपने पक्ष में ले आएगी, खासकर कांग्रेस अपने पक्ष में लाएगी, वो अभी तक रुझानों में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी परंपरा केरल में टूटी थी कि एलडीएफ, ये माना जा रहा था एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सरकार बना के ये परंपरा तोड़ दी। और अगर इस बार जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और एलडीएफ कोई कमज़ोर स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस देश में जो एक तरह से मार्क्सवाद की भी ये परीक्षा होगी कि कहीं मार्क्सवाद देश से गायब तो नहीं हो रहा, कहीं कम्युनिस्ट देश से गायब तो नहीं हो रहे, क्योंकि बंगाल से गायब हो गए, त्रिपुरा से हो गए, अकेला राज्य और भी कई राज्यों में, अगर यहाँ पर इस बार लूज कर गए, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कम्युनिस्ट कई बार अच्छी संख्या में जीत के आते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और आप सोचिए, माणिक सरकार जैसा व्यक्तित्व, मतलब माणिक सरकार के एग्जाम्पल लिए जाते थे सादगी के साथ कि वो। दूसरी एक बात मैं बंगाल के बारे में कहना चाहता हूँ कि बंगाल में वैसे भारतीय जनता पार्टी को एक समय सिर्फ शहरी की पार्टी माना जाता था, लेकिन बंगाल में उल्टा है। बंगाल में जो देहाती क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अपनी जीत दिखाई थी, लेकिन जो शहरी मतदाता थे वहां उनकी पसंद नहीं बन पाए। उसकी एक बड़ी वजह है, जैसे विकास ने कहा कि सबसे बड़ा है डर। हम जहां भी गए हमने एक डर देखा लोगों में कि चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा। और खास तौर पे जो नॉन बंगाली वोटर है, जो कलकत्ता और जो ग्रेटर कोलकाता में बसा हुआ है, जो बिजनेस भी करता है, मजदूर भी है, जो टैक्सी भी चलाता है, छोटे मोटे ढाबे भी चलाता है, उनके मन में यही था अगर हमने वोट दिया तो पिछली बार वो वोट देने नहीं गए थे, पिछली बार उनके वोटर आईडी कार्ड छीन लिए गए थे, पिछली बार उनके घरों के आगे बम मार दिए गए थे जब देने नहीं गए। लेकिन इस बार जैसे विकास कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात कर रहे थे वो लोग, ये बात सही है कि जहां भी गए वो कैमरे पे नहीं बोलते थे, वो बातचीत में नहीं बोलते